जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे थे और मैट्रिसेस में हमने क्या देख लिया था, रैंक तक देख लिया था। रैंक के आगे हमने आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके, और हमने दो तरीके बताए थे। एक गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि किस फॉर्म पर काम करता है कि मैट्रिक्स को हम किस में ब्रेक कर दें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब सेकंड मेथड हम देख रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड। वो गॉस एलिमिनेशन मेथड का ही इंप्रूव्ड वर्जन है। गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड में गॉस जॉर्डन मेथड, इसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में बदल देते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में बदलते ही मैंने बताया था कि मैट्रिक्स इस फॉर्म में कुछ आ जाता है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। और जब इस फॉर्म में आ जाता है तो डायरेक्ट कंपैरिजन करके एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई ए वन वन, ये हो जाएगा बी बाई ए टू टू, और ये हो जाएगा सी बाई ए थ्री थ्री। ठीक। अब चाहे गॉस जॉर्डन मेथड हो चाहे गॉस एलिमिनेशन मेथड, जब हम मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तो जो भी ऑपरेशन हम लगाएंगे रो का, वो इधर वाले मैट्रिक्स में भी लगेगा और इधर वाले में भी लगेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था गॉस जॉर्डन मेथड में। ठीक है, ओ सॉरी, गॉस एलिमिनेशन मेथड में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x1 प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू वन, 3x1 माइनस टू एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू टू, 7x1 माइनस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू 5। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, 1 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 2, 7 माइनस 2 3। 1 2 5। ठीक। अब क्या करते हैं, डायगोनल फॉर्म में चेंज करना इस मैट्रिक्स को। डायगोनल फॉर्म में चेंज करने के पहले, चेंज जब करते हैं तो सबसे पहले उसके बाकी सारे एलिमेंट क्या कर दीजिए, जीरो बना दीजिए। तो इसको अगर मैं जीरो बनाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, R3 इज चेंज टू, सॉरी R2 इज चेंज टू R2 माइनस थ्री R1। ये पहला ऑपरेशन है। और दूसरा ऑपरेशन है R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 7R1। जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में लगाएंगे वही इस मैट्रिक्स में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, और 2 प्लस 7 9। ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा माइनस 2, 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 14, माइनस 16, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 10। x1 x2 3। ठीक है, यहां पर भी वही ऑपरेशन लगाइए, R2 माइनस थ्री R1, ये हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2। कोई दिक्कत?
कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो फिर आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो R2 माइनस 3R1 0, -2 -6 -8 2 + 3 5 -2 -7 -14 -16 और 3 + 7 10। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। इसके बाद के एलिमेंट को क्या करना है, इसके अतिरिक्त जो भी एलिमेंट इसमें लिखे हैं जीरो बनाना, तो पहले इसको जीरो बना देते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, R3 चेंज टू R3 माइनस 2R2। ठीक, तो 1 2 -1 0 -8 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। वन -1 -2 और +2 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन जो है हमें क्या करना है, बाकी एलिमेंट को जीरो बनाना है। और बाकी एलिमेंट को यहाँ पर अब जीरो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये हमारा 5 रह जाएगा। अगर हम इसको जीरो बनाते हैं तो ये नॉन जीरो बन जाएगा। ठीक, तो चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x3 = 0 मिल गया। अगर x3 0 मिला तो x2 क्या मिल जाएगा, -8x2 + 5 x3 = -1। तो x2 क्या मिला, 1/8। और x1 क्या मिला, x1 + 2x2 - x3 = 1। तो x3 और x2 पता है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 1/8 और 0 जरा वहां पर रखकर देखते हैं। थ्री बाई फोर 1/8 और 0, तो 3/4 + 1/4 - 0 1। इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है। ये हो जाएगा 9/4 - 1/4 + 0 8/4 2। इक्वेशन 2 सेटिस्फाई हो रही है। 7 21/4 - 1/4 + 0 20/4 5। इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा आंसर है। चेक जरूर कीजिएगा कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर इक्वेशन सारी सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक, तो यहाँ पर हम डायगोनल तो बना नहीं पाए थे, यहाँ पर डायगोनल बन नहीं रहा था क्योंकि आगे वो 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन मिलता है डायगोनल फॉर्म। चलिए ये वाला देखते हैं। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में 2 6 4 2 1 -6 3 and 2 2 6 3 -1 1 12 -3 1 = 6 36 -1 10। यहाँ पर XYZ का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, x1 x2 x3 x4।
6 36 -1 10। ठीक है, चलिए अब इसको हमें डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है। डायगोनल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को रहने देंगे, बाकी को क्या कर देंगे 0। तो क्या लिखेंगे, R2 इज चेंज टू R2 -3R1, फिर R3 इज चेंज टू R3 -2R1, और R4 इज चेंज टू R4 -R1। अगर ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 1 2 1, ये हो जाएगा 0, -6 यहाँ पर, -3 -9, 6 -6 0, और 12 -3 9, यहाँ पर 4 -4 0, 3 -2 1, 3 -4 -1, और -3 -2 -5, यहाँ पर 0, 2 -1 1, -1 -2 -3 1 -1 0। R2 -3 R1, 36 -6 18 18, R3 -2 R1, -1 -12 -13, और R4 -R1 4। ठीक, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, R2 को R2 डिवाइडेड बाई 9 कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 1 2 1 0 -1 0 1 0 1 -1 -5 0 1 -3 0। 6 2 -13 4। ठीक, अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए R3 चेंज टू R3 प्लस R2, और R4 इज चेंज टू R4 प्लस R2, ये ऑपरेशन लगा दीजिए। तो 2 1 2 1 0 -1 0 1 0 0 -1 4 0 0 -3 1। ठीक, ये है आपका डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और हमें इसको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना, x1 x2 x3 x4, और यहां पर 6 2 R3 प्लस R2, तो आ जाएगा -11, और R4 प्लस R2, यह हो जाएगा 6। ठीक, ये 0 कब बनेगा, तो चलिए अब इसमें
ये ऑपरेशन लगाए हैं R3 प्लस R2 और R4 इज इक्वल टू R4 प्लस R2, तो 2 यहाँ पर ये -4 हो जाएगा, ये है -4। ठीक, और तो इसमें कोई गलती नहीं है। 2 -11 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस -3 को 0 बनाते हैं, तो R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो गया, 2 1 2 1, 0 -1 0 1, 0 0 -1 -4, और ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 1 प्लस 14, 1 प्लस 12 13, x1 x2 x3 x4। तो ये क्या आया, 6 2 -11, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3 33 प्लस 6 39। हमारा ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। हम चूंकि इसको डायगोनलाइजेशन के प्रोसेस से कर रहे हैं, तो डायगोनलाइज इसको कर देते हैं। डायगोनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अब किसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बना देते हैं, फिर किसको बनाएंगे, फिर इसको बना देते हैं, और फिर इसको बना देते हैं। ठीक, तो इस फर्स्ट को बनाने के लिए R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 2 0 2 2, तो 0 -1 0 1 0 0 -1 -4 और 0 0 0 13, x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 6 + 2 8 2 -1 13। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 इज चेंज टू R1 प्लस 2 R3 लगाइए, 2 0 0 -6 सॉरी 0 -1 0 1 0 0 -1 -4 0 0 0 13, x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू R1 प्लस 2 R3 -22 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14 2 -11 13 सॉरी ये 39। और भी तो कोई गलती नहीं है। ठीक, ठीक है, चलिए अब इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा,
2x1 माइनस 6x4 इज इक्वल टू 14 माइनस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 2। फिर माइनस x3 माइनस 4x4 इज इक्वल टू माइनस 11 और 13x4 इज इक्वल टू 39। यहाँ से x4 इज इक्वल टू मिलेगा 3। x4 की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस x3 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 11। तो x3 इज इक्वल टू -1। x3 की वैल्यू -1 निकल गई, x4 की वैल्यू 3 निकल गई, तो x4 की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो x2 इज इक्वल टू 1। x2 की वैल्यू 1 मिली, x1 की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो 2x1 माइनस 6 इंटू x4 की वैल्यू है 3। 2x1 14 प्लस 18 ये यहाँ पर -14 था। 8 ठीक -14 ही है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4। तो 2x1 इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू 2। तो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी मिली, 2 1 -1 3। ये वैल्यू वहाँ पर जा करके इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, 2 1 -1 3। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू हैं, 2 1 -1 और 3। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 4 प्लस 1 -2 प्लस 3 कितना आया, 6 है, सेटिस्फाई हो रहा। सेकंड इक्वेशन में रख कर देखते हैं तो 6 इंटू 12 -6 प्लस 36 कितना आया, 36। सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। फिर पुट करके देखते हैं थर्ड इक्वेशन में, 8 प्लस 3 -3 -12 8 प्लस 3 -3 -12। यहाँ पर दिक्कत हो रही है, -4 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और सेकंड फोर्थ इक्वेशन में रखकर देखते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सॉरी, ये 9 होगा तो ये -1। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड, सॉरी गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक, चलिए, ये पिछले उसमें ये था, ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर इसको इसका एक जनरल फार्मूला भी हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखिए x3 के मल्टीप्लिकेशन में 0 है,
x3 के मल्टीप्लिकेशन में 0 होने का ये मतलब है x3 के मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। अगर ये लिखा है तो x3 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं x3 की वैल्यू है k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं x3 की वैल्यू कांस्टेंट k मानता हूं तो सेकेंड इक्वेशन से -8x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 -5k डिवाइडेड बाई -8। तो x2 की वैल्यू क्या मिली, 1 + 5k डिवाइडेड बाई 8। तो x2 की वैल्यू मिल गई और x3 की वैल्यू मिल गई। x3 और x2 की वैल्यू मिल गई तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 1। तो x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x3 माइनस 2x2। तो 1 प्लस k माइनस 2, 1 प्लस 5k डिवाइडेड बाई 8 4। तो 1 प्लस k माइनस 1 प्लस 5k डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आया, 4 + 4k माइनस 1 माइनस 5k डिवाइडेड बाई 4। तो आ जाएगा 3 - k डिवाइडेड बाई 4। ये आपका x1 है। तो कभी कभार हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वैसे सही तरीका तो यही है, क्योंकि k की वैल्यू अगर 0 रख दिए तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको सोल्यूशन आपने पहले निकाला है। यहाँ पर हमें क्यों ध्यान आया कि जनरलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर x3 का मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0। तो अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि वो नंबर 0 ही हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस वजह से मैंने इसको जनरलाइज्ड वे में सॉल्व किया। ठीक है, ये क्वेश्चन करते करते ही ध्यान आ गया था, इस वजह से आपको इसको बता दिए। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको जनरलाइज्ड सोल्यूशन दिया जाए ये, तो आप यहाँ पर जब निकालेंगे सॉल्व करेंगे, जो हमने डायरेक्ट वो कर दिया था वो सही तरीका नहीं है। तो जब भी किसी भी उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 बने तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका एक जनरल सोल्यूशन ही निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये गलती आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बता दिया। ठीक, अब कंसिस्टेंसी टेस्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने ये देख लिया है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, उसके क्या एप्लीकेशन थे, एक तो इनवर्स निकालना और दूसरा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक, तो हमने इनवर्स निकालने का पहले ही देख लिया है प्रोसेस। इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने दो तरीका देखा जो डायरेक्ट मेथड है, एक है गॉस एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है गॉस जॉर्डन मेथड। जब गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड हमने देख लिया, अब हम आगे देखेंगे कि उस रैंक का जो एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि इक्वेशन सॉल्व करना कैसे देखेंगे, तो उस रैंक के माध्यम से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और अच्छे से खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।